नमस्कार। स्वामी जी अमर रहें। स्वामी ब्रह्मानंद विराट मेला महोत्सव के अंतर्गत जो डिफरेंट विभागों के साक्षात्कार और सम्मान समारोह चल रहे हैं, उसमें आज हमारा सौभाग्य है कि हम भारतीय सेना में सेवा दे चुके और दे रहे महान बाबों के साथ जो सैनिक बल हैं और उनके साथ हम जो है आज साक्षात्कार कर रहे हैं, उनके बीच में बैठे हैं। ये हमारा सौभाग्य है। मैं सबसे पहले उनका परिचय आप लोगों से करवा देता हूँ। हम मेरे बगल में श्याम सुंदर जी बैठे हैं और आपकी शिक्षा जो है 12th है और आपने 1993 में जो है 12th पास आउट किया और आर्मी की तैयारी में लग गए। 1994 में आपने इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में सेना को ज्वाइन किया। आपने 30 वर्षों तक देश की सेवा की है और जब आप सेवानिवृत्त हुए तो आप सूबेदार के पद पे थे। आप किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बना हुआ है उसमें जो है गश्त होती रहती है, उसमें आपकी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। मेरे सामने मिसी लाल राजपूत जी बैठे हुए हैं। आपकी शिक्षा बीए है। आपने भी 1993 में बीए पूरा किया और 1993 में ही आपने जीडी सोल्जर के रूप में भारतीय सेना में ज्वाइन किया। आपने करीब 24 साल भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा की है। आप जब सेवानिवृत्त हुए तो नायब सूबेदार के पद पे थे और इस समय अपने घर की देखभाल कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं, घर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आप जब सेना में रहे उस समय कई ऐसी मुठभेड़ें हुई जिसमें सर को गोली भी लगी, तो आपको बहुत शारीरिक रूप से क्षति भी हुई है। तो उसके लिए हम नतमस्तक हैं कि आपने देश की सेवा की, आपके वजह से देश सुरक्षित है और आप ये परिवार की देखभाल कर रहे हैं। हमारे बीच रामराज सिंह जी हैं। इन्होंने जो है 12th की एजुकेशन की है। 1998 में आपने 12th पास किया है और सन 2000 में आपने भी इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। आपने 20 वर्ष तक देश की सेवा की है सेना में रहते हुए और जब आप सेना से सेवानिवृत्त हुए तो आप हवलदार के रैंक में थे। आप भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस में जो गाड़ियां गश्त करती हैं उसमें आप जो है सेवा दे रहे हैं। आप भी किसान परिवार से हैं, आपका भी इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे बीच इंद्रजीत जी हैं और आपकी शिक्षा जो है 12th है। आपने 1992 में 12th पास किया। 1993 में आपने इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में भारतीय सेना को ज्वाइन किया। सेना में रहते हुए देश की सेवा तो कर ही रहे हैं लेकिन शिक्षा पर भी ध्यान दे रहे हैं, तो सेना में रहते हुए आपने बीए पास किया। सन 2000 में बीए पास किया। आपने 22 साल तक भारतीय सेना में रहकर देश की सेवा की है। आप जब सेवानिवृत्त हुए तो सूबेदार के पद पर रहे। वर्तमान में आप बिजली विभाग में हमारे जिले में जितने पावर हाउस हैं उसमें बहुत सारे हमारे जो लोग गार्ड के रूप में सेवा दे रहे हैं, आप उनके सुपरवाइजर हैं। आप भी एक किसान परिवार से हैं। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे सामने बैठे हुए महेश यादव जी भी हैं। आपकी शिक्षा 12th है। आपने 1996 में 12th पास किया और आप बीकॉम की पढ़ाई कर रहे थे। उसी समय आपका जो है सेना की तैयारी आपने की और आपका ज्वाइनिंग हो गया, तो आपने बीकॉम बीच में ही आपको छोड़ना पड़ा और आपने इन्फेंट्री सोल्जर के रूप में सेना को ज्वाइन किया। आपने 16 वर्ष तक भारतीय सेना में रहते हुए देश की सेवा की है और जब आप सेवानिवृत्त हुए तो आप हवलदार के पद पर थे। इस समय विद्युत विभाग में आप जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप भी एक किसान परिवार से हैं। हमारे बीच जागेश्वर जी हैं और आपकी शिक्षा बीए है। 1983 में आपने बीए पास किया और 1983 में ही आपने सेना में क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया। आपने काफ़ी लंबे समय तक जो सेना में रहते हुए देश की सेवा की है। आपने 30 वर्ष तक जो है सेना में रहकर देश की सेवा की है। आप जब सेवानिवृत्त हुए तो आप सूबेदार मेजर के पद पर रहे और राठ में हमारा
एक भूतपूर्व सैनिक, जैसे जो क्षेत्र में हमारे लोग भारतीय सेना में रहकर सेवा कर चुके हैं, जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उन सबका एक संगठन बना हुआ है, भूतपूर्व सैनिक संगठन राठ। आप उसके अध्यक्ष भी हैं इस समय, और समाज में सक्रिय हैं, और बहुत सी ऐसी गतिविधियां जो समाज सेवा में आवश्यक होती हैं उसमें आप सक्रिय रहते हैं और समाज की सेवा करते हैं। आपके सुपुत्र भी सौभाग्य से आर्मी में हैं और इस समय हवलदार के पद पर हैं। 2010 में उन्होंने सेना को ज्वाइन किया। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो बिना समय गवाए मैं जो है आप लोगों से रूबरू होना चाहता हूं, और चाहता हूं कि हमारे समाज जिस प्रकार से आपकी सेवा से सुरक्षित तो महसूस करता भी है, लेकिन हमारे समाज को ये भी जानना आवश्यक है कि किन परिस्थितियों को में आपने ये सेवा ज्वाइन की, आपकी सेवा के प्रति, देश सेवा के प्रति श्रद्धा कैसी रही, और किन परिस्थितियों से आप गुजरे, और किस प्रकार से देश को आपने जो है अपनी सेवाओं के द्वारा सुरक्षित किया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सेना में अनुशासन किस प्रकार से मेंटेन किया जाता है। मैं जाके सर जी से ही सबसे पहला ये प्रश्न करता हूँ कि आप जरा सेना के अनुशासन के बारे में हमें जानकारी दें। अनुशासन का बात ऐसा है सर जी, आपने जवाब में सवाल ठीक किया है। आर्मी के अंदर अगर अनुशासन न हो तो आर्मी में नौकरी करना बहुत मुश्किल है। एक नीचे से रैंक वाला अगर एक रैंक भी, एक नंबर भी सीनियर होता है तो उसका हुक्म मान होता है, चाहे वो किसी भी रैंक पे हो, और उसी के आधार पे ही, अनुशासन के आधार पे ही आर्मी डटी हुई है। और रैंक स्ट्रक्चर के आधार पर रैंक, एक तो सीरियल नंबर में आर्मी सर्विस के आधार पे अगर बराबर रैंक के भी हैं और एक नंबर भी सीनियर है, वो रैंक इक्वल है और एक नंबर भी सीनियर है, तो उसकी अदब की जाएगी, उसकी इज्जत की जाएगी। और हमारे को जब सिखाई दी जाती है तो अनुशासन के बारे में सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपको कैसे अनुशासन को मेंटेन करना है, कैसे आपको चलना है, कैसे किसी को हुक्म मानना है। हम लोग जब शपथ ग्रहण करते हैं तो हमारे को अनुशासन के आधार पर शपथ ग्रहण करते हैं कि हमारे को कहीं भी अगर ऑर्डर मिलेगा, हमारे से एक नंबर सीनियर बोलेगा आपको ये काम करना, तो हम उसको करेंगे। हमारे को बोला कि वहाँ जाना है तो जाएंगे। इसीलिए आर्मी में ये बोलते हैं लड़ाई के लिए अगर ऑर्डर मिलेगा तो जाएंगे, पीछे हटने वाला सवाल ही नहीं है, कहीं भी होगा। और फिर हम जब हमने देश की सेवा के लिए अपना कदम रखा है तो हम अनुशासन के आधार पर चलेंगे। लड़ाई के लिए ऑर्डर मिलेगा तो लड़ाई के लिए भी जाएंगे। जहां भी हमारे को आदेश मिलेगा हम आदेश का पालन करेंगे और आदेश के आधार पर ही हम चलेंगे। और बिना अनुशासन के, आर्मी के अनुशासन के अलावा आर्मी चल नहीं सकती। जिस प्रकार से अपने घर में भी देखा आपने, घर में भी हम माँ बाप की कैसे इज्जत करते हैं, बड़े बूढ़ों की कैसे इज्जत करते हैं, उसी प्रकार से आर्मी में है। आर्मी में कुछ ज़्यादा ही है कि रैंक स्ट्रक्चर और सर्विस नंबर हर चीज़ का उसको करते हैं। मुझे सर ये बताइए कि जब जैसे नए नए लोग, एक लड़कपन की उम्र ही होती है, उस समय एक भावना में लोग जो है बहते तो हैं ही, क्योंकि देश प्रेम एक ऐसी भावना है वो मतलब रुकती नहीं है। तो उस समय कई ऐसे लोग जो है जो प्रोफेशनल तरीके से नहीं, बस एक भावना के रूप में ज्वाइन कर लेते हैं, लड़कपन रहता है, तो ट्रेनिंग के टाइम पे काफ़ी समस्याएं आती होंगी। तो वो अगर उतने साहसी नहीं हैं, उतने अनुशासित नहीं हैं, तो क्या ऐसी चीजें होती हैं जिससे उनके अंदर एक अनुशासन आ जाता है? उनको सर मोटिवेट किया जाता है जी। देखिए कई बच्चे जाते हैं जो ट्रेनिंग के दौरान ही थोड़ी अपने आप का मनोबल डाउन कर लेते हैं जी। लेकिन ये जब तक उनको मोटिवेट नहीं किया जाएगा तब तक ट्रेनिंग नहीं कर सकता वो। हर आदमी का फर्ज बनता है कि उसको मोटिवेट करे। कई लड़के तो बोलते हैं कि मुझे ट्रेनिंग करना, मैं भाग जाऊंगा, मैं इतनी कठिन ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो मोटिवेशन ही सबसे बड़ी है। मैं तो समझ आप लोग भी जानते हैं कि बिना मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता। मोटिवेशन किया, कोई भी कितना दे दिया, कई लड़के जाते हैं, कोई हाई स्कूल पास जाता है, कोई इंटर पास जाता है, कोई ग्रेजुएट, कोई पोस्ट ग्रेजुएट, सब बराबर एक रैंक उसमें एजुकेशन लेके जाते हैं। लेकिन अनुशासन के आधार पर वहाँ पर एजुकेशन स्टैंडर्ड नहीं देखते, सीनियर जूनियर और रैंक स्ट्रक्चर, उसी के आधार पर अनुशासन चलता है आदमी का। बहुत अच्छी बात है। मेरे सामने मिसीलाल जी बैठे हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आपकी काफ़ी मुठभेड़ हुई और आपके शरीर पर भी जो है गोलियां लगी। तो ये बात है कि जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है किसी भी आर्मी में सैनिक की,
तो उसके अंदर में भी स्टार्टिंग में ये तो है कि भावना है देश प्रेम की, लेकिन शायद हर व्यक्ति तैयार नहीं होता इतने बड़े रिस्क लेने के लिए। तो ऐसा कैसे होता है ट्रेनिंग में कि एक सोल्जर एक प्रकार से एक इतना बड़ा साहसी व्यक्ति बन जाता है कि उसके सामने अगर मृत्यु भी खड़ी है, उसे अपने दुश्मन को मारना है या मर जाना है, ऐसी परिस्थिति में वो पीछे नहीं हटता है और जो है इन परिस्थितियों से गुजर करके देश की रक्षा करता है। जरा उसके बारे में आप हमें बताएं। सर, मैं बताना चाहूँगा आपको कि जब हमारे यहाँ से सिविल से आदमी कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, जॉब के चक्कर में सेना को ज्वाइन करने का इच्छुक होता है जी तो उसको फौजी माहौल में डालना पड़ता है जी हार्ड से हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है, जी तभी तो हम मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल सर। साहस, भाईचारा, ईमानदारी सब कुछ उसमें कूट कूट के भरा रहता है। देश प्रेम की भावना लाए, जी बहुत मुठभेड़ होती, बहुत संघर्ष करना पड़ता, तब जा करके हम कोई भयानक रूप का सामना कर सकते। जी आपने जो ये मुठभेड़ वाली बात कही है, मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताएं कि आपको मुठभेड़ के दौरान गोली भी लगी, तो वो क्या घटना थी, क्या परिस्थिति थी जिसमें आपको जो है वो मुठभेड़ के लिए आगे आना पड़ा और ये सब कुछ हुआ, ये वाकई जरा सबको बताएं। सर, सेना में हमारा जो बॉर्डर है दो तरीके का है, जी एक एलसी, एक आईबी, जी इंटरनेशनल बाउंड्री, और एलसी लाइन ऑफ कंट्रोल। जी तो वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल उस जगह होती है जहाँ दलदल जमीन होती है, घाटियाँ होती हैं, जी तो वहाँ पर लोग अम्बस लगा के बैठे। जी अम्बस मतलब धोखे से छुप जाना, छुप के बाद जी और आने वाले एनमी हम भी हैं, एनमी वो हमारा भी है, एक दूसरे के दुश्मन है, घात लगा कर हमला। घात लगा के बैठ जाना। हाँ जी, वो अम्बस ऐसा लगाए हुआ था, हम एफडीएल एरिया में थे, जी नीचे सप्लाई डिपो आना था, जी जहाँ से हमारा बॉर्डर पर जो हमारी पोस्ट है, तमाम पोस्टों को राशन पानी पहुँचाना जी हमारी ट्रक्स का काम था। तो वहीं दुश्मन की साइड से अम्बस लगाए बैठे मिलिटेंट, जी अचानक उन्होंने बाजू से संग लगा दी, ऊंची हाइट पर बैठ गए, गाड़ी को उड़ा दिया, ऊपर से फायरिंग डाल दी, काफी सैनिक उसमें हताहत हुए। लेकिन वहाँ थोड़ी नजदीक पोस्ट होने के कारण काफी बचाव हो गया। वहाँ से बाई नजदीक से नजदीक हॉस्पिटल था, वहाँ ड्रॉप कराया। तो इस मुठभेड़ में आपको जो है गोली लगी थी। जी, तो आपने बताया इसमें आप कोमा में भी जी साथ गए। हाँ, इसमें काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी मेरी बॉडी, जी तो गोलियां भी लगी, बारूद के जो उन्होंने सप्लाइनर थे वो भी लगे, तो मुझे भी मृत घोषित कर दिया था। मृत घोषित होने के बाद बॉडी सब लाइन अप थी, दोबारा पोस्टमार्टम के लिए रेडी हो चुकी थी। उसी दौरान फाइनली टेस्ट एक बार और मेडिकल टेस्ट बॉडी होगा, उसमें मुझे जिंदा पाया गया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप जीवित रहे, लेकिन बॉडी ने मतलब इस प्रकार की स्थिति में थी कि उन्हें मतलब लगा कि जो है आप मृत हो गए हैं। जी, आप ईश्वर की कृपा सौभाग्य से आप जो है ऊपर वाले का जीवन था। जी जी ये बात बिल्कुल सही है। जो देश की सेवा करता है ईश्वर उसके साथ रहता है। ये जो परिस्थिति बताई है कि आप जो है देश की सेवा के लिए लड़े और मौत के मुंह से वापस आ गए, आज हमारे बीच बैठे हैं और आपको सुनने का हमारा सौभाग्य है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बीच में इंद्रजीत जी हैं। ऐसा ही वाकया उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने बड़ी सर्दी में जो है अपनी ड्यूटी निभाई है और वो क्या हालात रहे और किस प्रकार से आप जो है बड़ी कठिनाई से उस समय गुजरे, वो जरा वाकया बताएं हमें। जब हमारी यूनिट की एक्सरसाइज चल रही थी, ये हमारा गुलमार्ग का लोकेशन था, तो गुलमार्ग एरिया से पूरा यूनिट जाता है ग्रुप बन के, तो एक्सरसाइज में चाहे सिपाही हो चाहे कमांडर हो सभी लोग जाते हैं। जब वहाँ जाते जाते हमारे को एक ट्रूस बांट दिया, उस समय मैं जेसूर तो था ही,
होने के बाद हमारे को एक टुकड़ी दे दी, कम से कम 10 आदमी, 10 से 15 के बीच में, और हमारे को एक एरिया पे चिन्हित कर दिया। वहाँ जाकर के हम चले गए कि आपको ये ले जाना है, आपको ये ले जाना है। अच्छा, सभी का जो राशन पानी खाना था वहाँ बन गया, पैक लग गया, जो पका हुआ राशन था, ड्राई राशन नहीं था। वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही चलने को तैयारी थी, बर्फ गिरना शुरू हो गई। तो कमांडर लोग तो गाड़ी से चले गए और हमारा पैदल ट्रॉप था। अब वहाँ से बर्फ गिरना शुरू हो गया, तो हम थोड़ी बहुत 2 किलोमीटर तक तो चले। फिर 2 घंटे के अंदर इतनी बर्फ जम गई कि चलते चलते हमारे कमर और जामों तक चलना मुश्किल हो गया, 4-5 फीट बर्फ हो गया। फिर जैसे तैसे हम लोग वहाँ गांव के नजदीक पहुंचे, वहाँ एक प्राइमरी स्कूल था। हम जाकर के रात हो गई, स्कूल में जाकर के हमने क्या किया, उसको ताले को तोड़ा और वहाँ उधर रोके। अब इसके बाद वहाँ से लोग जो मेरे पीछे थे, जिनको पैक लंच दिया होता है, एक सैंड बैग था जो अपन कहते हैं बोरी, सैंड बैग में पूरी और सब्जी ड्राई था, वो उधर छोड़ के आ गए। अब पूरी रात ना हमारे को रास्ते का पता जाना कहाँ है, ना हमारे को ये पता कि हमारा सारे मेट्रोला जो सेट होते हैं वहाँ, जब ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं था, मेट्रोला सेट, NPRC सेट था, ये मेरा सब डेड हो गया सर्दी के कारण। अब रात भर हम एक 2 बीच के ड्रॉप्स में एक स्टोव लिए हुए थे, तो आकर एक बोतल सबके पास केरोसिन था, जो मिट्टी के तेल बोलते हैं। फिर जाकर कुछ स्कूल में हमने रात बिताई, अपने कपड़े से वो किए, गर्म किए थे। अब रात तो निकाल दिया, अब सुबह भी जब देखा तो बर्फ और पड़ गई, हमारे दरवाजे के सामने से निकलना मुश्किल हो गया। तो एक हर बच्चा, मतलब जो मेरे साथ वो कोई गिरती कोई गिरता ट्रोस में जरूर था, उसको हटा करके हम ट्रोस से बाहर निकले, उससे अपने स्कूल से। जब स्कूल से बाहर निकले, अब बोले साहब हमारे को तो भूख लगी, हमारी जो कल की पूरी थी वो कहाँ है? बोले साहब वजन था, हम थोड़े छोड़े। फिर वापस 2 किलोमीटर बैठ के 3-4 लड़के जाने के बाद में वे पूरी जहाँ उन्होंने रखी थी वो बर्फ में दब चुकी थी। फिर वापस उन पूरी को उखाड़ के और लेके आए। फिर आकर के उन्होंने 2 घंटे के बाद तो वापस आए। बर्फ में चलना 1 किलोमीटर मुश्किल हो जाता है, और हर आदमी की कमर में रस्सी बांध के निकले। कहीं ऐसा होता कच्ची बर्फ है, धंसने का ज्यादा चांसेस होता है। फिर वहां से लेके आए, लेने के बाद फिर आए सभी लोगों ने स्टोव खाई, उसको गर्म करके किसी ने 2 किसी ने 1, जो जिसके हिस्से में आए सबको उन्होंने वो किया। फिर जब तक हमारे 9-10 बज गए, फिर हमारे को पूरा दिखाई देने लगा कि ये अपना, मेरे पास था कंपास, जिससे डिग्री से सेट कर दो कि मेरे को नॉर्थ में जाना, साउथ में जाना। फिर उस कंपास जो हमने सेट किया कि हमारा लोकेशन कहाँ है, उस कंपास के जरिए से फिर हमने देखा हमारा लोकेशन इस साइड में 20 किलोमीटर आ गया। उधर से हम ज़्यादा से ज़्यादा 10 किलोमीटर चल पाएंगे। फिर आ गया मेन ट्रेन लेक रोड, वहाँ से फिर हमारे को लिंकअप हुआ हमारी फौज से। जब लिंकअप हुआ वो हमारे को गाड़ियाँ लेने आई 10 किलोमीटर में, हमारे को शाम के 10 बजे के चले, शाम के 5 बजे के लगभग जब हमने मेन रोड पाया, फिर वहाँ से गाड़ियाँ आई। गाड़ी के बाद वो हमारा पूरा क्रॉस बैठा। हमारे सीओ को ये था ये पता नहीं कहाँ, लंच में अवलांच होता है, अब लंच में तो नहीं कहीं चले गए। जब वहाँ हम पहुँचने के बाद सीओ बोला हमारे से, बोले कहाँ रहे साहब? वैसा वहाँ बर्फ इतनी पड़ गई कि चलना बंद, और हर बंदे का पैरों में और उसमें वो होती चेल बना, मतलब पैरों से चलना मुश्किल हो जाता है बर्फ जब लग जाती है। फिर जाकर के उधर हमारे को गाड़ियाँ मिली। गाड़ी मिलने के बाद फिर हम अपने हेडक्वार्टर में पहुँचे। हेडक्वार्टर में पहुँचने के बाद फिर हमारे को एडम का पूरा बंदोबस्त दिया गया, खाना पीना का किया। फिर हमारे को रात भर वहाँ, जब उन्होंने आग से सिखाए, फिर रात भर हमने वहाँ रेस्ट किया टेंट में। फिर इसके बाद में हमारे को वहाँ बस एक रात हमारे को विश्राम करने को मिला। ये तो थी हमारी पहली एक घटना। फिर दूसरी घटना हमारे साथ एक थी, जो हम अम्बूस लगाए हुए थे, ये JNK में थे। तो हम पहाड़ी के ऊपर बैठे थे, सिर्फ मैं और 6 बंदे और थे, मेरी सेक्शन थी। हम एक जो होता है छोटा सा टेंट होता है जिसको हम वो बोलते हैं भव्य या सनो टेंट। बर्फ में लगाओ तो सफेद तरह का लगा दो, अगर हरी घास में तुम लगा दो उसको उल्टा कर दो। तो दोनों साइड का होता है, बर्फीली एरिया का और हरी घास का, जिसे पहचान हम वहां रहे। अब इसके बाद 2 बंदे ड्यूटी पे, 3 की शिफ्ट चलती थी। अगर पहले बैठे थे 11 बजे तक, 2 बंदे 2 बजे तक, और बाद में लास्ट वाले सुबह 6 बजे तक।
तो मैं हमेशा जो भी सीनियर कमांडर होता है लगभग पहली शिफ्ट में ड्यूटी देता है। मैंने 11 बजे तक ड्यूटी दी। 11 बजे के बाद में दूसरी जैसी शिफ्ट आई, लगभग 12 बजे के बीच का टाइम होगा, उस बंदों को लाइटें दिखाई। एक लाइन से हमसे कभी 50 या 100 फीट नीचे उग्रवादी जा रहे थे जी। तो उन्होंने कहा साहब और ये तो लाइटें जल रही है, उग्रवादी आ गए। हमने कहा ठीक है। हमने उनको कहा कि 10 फुट के आगे जैसे पेड़ है, पेड़ के पास 2 बैठा दिए, फिर 2 बैठा दिए और सबसे फ्रंट में हम बैठ गए। हमने कहा ऐसा है जो आदमी फायर करेगा हम उसी को बताएंगे, ऐसा नहीं मैंने एलएमजी का फायर खोल दिया, पीछे से किसी ने एके का खोल दिया। तो फायर जब भी खोला जाएगा जब भी मैं बताऊंगा कि आपके रेंज में आ गया। अगर टारगेट रेंज मेरा 300 है और वो आगे अगर 500 है तो 500 में फायर खोल देंगे तो वो आदमी मरेगा नहीं, कोई मैं उसको छू भी नहीं सकती। जब हम ऐसी रात भर ऐसी बैठे रहे, उनने क्या किया कि ऐसे नाले का रुख और बदल दिया। फिर वो हमारे से कम से कम 500-1000 मीटर दूर बढ़ते चले गए। इसके बाद वो हमारे को लास्ट तक नहीं दिखा दिया और सुबह तक 6 बजे तक वहाँ बैठे रहे। इसके बाद वहाँ से हम जैसे आए, आने के बाद हमारे को सफ़ेद कलर का जो भालू दिखाई दिया, हम साइड हो गए, वो भी बेचारा साइड हो गया। फिर आगे आए तो दूसरा वहाँ भालू ज़्यादा थे, हम लोग उसमें बर्फीली एरिया में, उनका कोई खाने का नहीं होता, कोई ना कोई शिकार करते रहते, कुछ मिल गया तो ठीक है। एक तो हमारे नजदीक आ गया था सोते टाइम, तो ऐसे टच होने के बाद में फिर हमने एक लड़की को बोला कौन है, और बोला साहब बोलते हम तो ड्यूटी बैठे। अरे तुम्हें आप ड्यूटी बैठे, मेरे टेंट के पीछे बैठ गया था। जो उस लड़के ने देखा राइफल लिए था, बारूद के नजदीक कोई भी रील से भालू बंदर नहीं आता, उसको महक आती है कारतूस जैसे हमारे पास सम्मेलन होता है, तो उसके नजदीक कोई भी नहीं आया। फिर वो आराम से निकल के, और बच्चे थे उनके साथ छोटे छोटे, वो लेके निकल गए। ये मेरी 2 घटनाएं थी जो अपने कार्यकाल की जी। बड़ी आपने अच्छी जानकारी दी कि अगर कभी जंगल में रीछ बारू मिल जाता है और बारूद, हाँ, अगर आप माचिस की तीली से जला दोगे तो भी आपसे दूर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और वास्तव में आपने बताया कि ये देखिए कि हर पल ऐसा होता है आदमी में कि कब क्या घटना हो जाए, आप किस परिस्थिति में फंस जाएं कोई नहीं जानता। केवल एक साहस ही एक ऐसी आपके साथ चलने वाली चीज है जो आपको रास्ता देती है, जिसके सहारे आप आगे बढ़ पाते हैं, परिस्थितियों का सामना कर पाते हैं। मैं ऋषि रामराज जी से पूछना चाहूँगा कि आप थोड़ा मुझे ये बताएं कि जैसे मान लीजिए रैंकिंग होती है हमारी मिलिट्री में, और जैसे बताया आपने कि अनुशासन तो मुख्य चीज है और बिना अनुशासन के इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकता और जो पूरे देश की रक्षा कर रहा है। तो कभी अगर ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि आपका सीनियर आपको कोई ऑर्डर देता है और ये हाइपोथेटिकल भी हो सकता है, लेकिन परिस्थितियों में ऐसा होता है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अनुशासन किस हद तक हमारे जहन में या हमारी ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि सीनियर कभी गलत ऑर्डर भी दे देता है, तो वैसी परिस्थिति में जो उसके अंडर में टुकड़ी रहती है वो किस प्रकार से जो है इसको हैंडल करती है कि सीनियर का अपमान भी ना हो और गलत कोई निर्णय अगर बाय ऑर्डर हो गया है तो कोई क्षति भी ना हो पाए। तो ये परिस्थिति कभी आई है आपके सामने, और या किस प्रकार से हैंडल की है अगर आई है तो? इसके बारे में, अनुशासन के बारे में, फौज में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उससे जूनियर होते हैं, कमांड सीनियरिटी से चलती है, मतलब एक रैंक बाई रैंक बढ़ता जाता है। तो कई जगह ऐसे भी गलत काम होते थे, मतलब जैसे गलत कोई काम कर रहे हो, काम करते करते कोई गलत काम हो गया तो उसमें जो अधिकारी है, जो भी सीनियर है रैंक में, तो उसको बांट रखा कमांड, तो वो गलत हो गया तो सजा भी देता है। तो उसमें सजा कई प्रकार की सजा होती है, कुछ सजा तो होती है जो कि सहन कर लेते हैं, उसमें से कई बंदे की सहनशीलता उतनी नहीं होती है, तो वो खड़ा होकर कुछ जबान भी लगाने लगता है सीनियर से, बोले मैं नहीं कर सकता, बोले मेरे चाहो वहाँ ले जाओ, तो कई ऑप्शन आ जाते हैं इसमें। तो अब जो साथ वाले जो सजा काट रहे हैं वो तो उसको दबाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो यदि अकड़ के जाता है तो उसे दूसरे बंदों को उसके बदले में सजा मतलब वो बढ़ जाएगी, क्योंकि तुम्हारे में से गलती करी है और सजा काटने को तैयार नहीं हुआ या पड़ा, तो उसमें कई मतलब कंडीशन आ जाती है, इसमें कई सजाएं की मतलब और बढ़ जाती है, कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है, कभी कभी उसकी जगह मतलब जो कम हमें
रोलिंग करने को दिया। रोलिंग करने का अब मान के चलो उन्होंने जब तक हुक्म दे दिया एक बार तो रोलिंग चलती रहेगी। अब इसमें से कई मकड़े होते हैं कि बीच बीच में कट मार के चले जाते हैं, ऐसे देखा नहीं। मकरे शब्द मतलब आप जरा समझाइए। मकड़े शब्द का ये होता है अर्थ है कि आप 4 आदमी एक लाइन से खड़े हैं, आपको बोला कि क्रोलिंग करिए, लफंडा। क्रोलिंग करिए, क्रोलिंग कर रहे दो बंदे ईमानदार से क्रोलिंग कर रहे, 2 बंदे क्या होते हैं कि आगे बढ़ जाएंगे तो क्रोलिंग। तो इसमें अनुशासन ना मानने वाले मानते हैं लेकिन उसमें अपना शरीर को बचाते हैं जी, मतलब हुक्म को मतलब वो कर देते हैं कि हम इसमें अपना फायदा उठा लें शरीर को। फिर सहन हर कोई ऐसी सजा नहीं खा पाता, इसलिए ये चीजें कभी कभी सर एक आदमी गलती करता है पूरी टुकड़ी को सजा हो सजा जाती होती है। यही अनुशासन ये है। अनुशासन है। उसकी वजह से मतलब ये चीजें खैर मैं भी एनसीसी का कैडेट रहा हूँ तो मैं इस बात को समझता हूँ इसलिए मैंने आप जानते हैं कि इसका क्या अर्थ है। उसकी झलक तो आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत देखी हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्याम सुंदर जी से ये सवाल करना चाहता हूँ कि देखिए सेना में आप एक भाव लेकर जुड़ते हैं कि हमें देश की सेवा करनी है, लेकिन जब आप सेना में आ जाते हैं तो सेना के स्टैंडर्ड्स रूल्स वो उस हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी मानसिकता, हमारा अनुशासन वो सेना के रूल्स के हिसाब से सब तैयार किया जाता है। तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक सेवा करते करते हमारा कैरेक्टर एक्चुअली पूरी तरह से जो है सेना में जो है पूरा तब्दील हो जाता है कि हमारा जीवन सैनिक के रूप में है। तो जब हम सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो वो जो सिविल लाइफ आ जाती है एकदम से, तो उस समय आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है? और अभी आपको मतलब जो सेना का जीवन था और यहाँ पर आप जानते हैं कि उतनी अनुशासन नहीं है, तो ऐसी परिस्थितियों में आपको कैसा लगता है कि वहीं होना चाहिए था या सिविल लाइफ में जीना थोड़ा कठिन है? बच्चों को कैसे अब ये थोड़ा सा इसके बारे में इसके बारे में आपको इस पर बताना चाहता हूँ। जब हम एक फौज में भर्ती होते हैं, जज्बा होता है, भर्ती हो गए, जैसे कि आपने पहले बोला डिसिप्लिन, तो हम जो डिसिप्लिन सीखते हैं जो फौज से ही सीखते हैं। डिसिप्लिन का मतलब होता है चलना फिरना, ड्रेस पहनना, सब कुछ डिसिप्लिन हो जाता है। फिर इसके बाद जो हम जब ट्रेनिंग पीरियड करते हैं तो सीनियर से कैसे बात करना है, अगर उससे जाना उसके पास तो कैसे बात करना आसान होना। इसके बाद मतलब इसमें सिखलाई जाती है कि चोरी नहीं करना है, इसके बाद झूठ नहीं बोलना है, अपने सीनियर की इज्जत करना है। तो ये सारे मतलब मैं वो कहूँ तो मतलब जो सर्विस करता है चाहे 15 साल 20 साल 30 साल जितना, उसके अंदर कूट कूट की ये ईमानदारी आ जाती है। मतलब वो सिर्फ सोचता है कि अगर मैं हूँ तो मैं मतलब अगर मैं ईमानदार हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब इसी प्रकार पूरी देश पूरी जनता फौजियों पर भरोसा रखती है। बिल्कुल सही बात कि फौज के अंदर अगर थोड़ी सी गलती कर दी, जैसे आप इसके पहले डिस्कस चल रहा था कि अगर एक जवान ने गलती किया तो पूरा टुकड़ी है उसको सजा मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगा। तो ताकि एक जवान अगर गलती किया तो ताकि सारे सतर्क हो जाए, सजा न मिले। इस वजह से तो फौज की बहुत बड़ी बड़ी सेवा होती हैं और कई जगह जाते हैं। मान लो खाली ट्रूप में जाते हैं, श्रीनगर में जब ऑपरेशन एरिया में, लेह लद्दाख में, राजस्थान में रेतीले इलाका में करते हैं। और बहुत बड़ी बड़ी हमारे तो जैसे हमारे पास ICV जिसको इन्फेंट्री कमांड व्हीकल होता है, जो कि हमारी इन्फेंट्री भी है और इसकी मैक का भी काम करती है, जो हमारे पास गन होती है। उसको तो आप नदी नाले पहाड़, जो IGC का आपने नाम सुना होगा, इंदिरा गांधी कैनाल है, उसमें हम फ्लोट करते हैं उसको, वो वैसे तैर जाती है पानी में और यहाँ इस तरफ से उस तरफ निकालते हैं उसको। तो जो आप मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो आपने बताया कि जो हम जो मान लो 30 साल करके मैं नौकरी आया हूँ, तो हमारे अंदर देश के प्रति पूरी भावना आ जाती है। मतलब जैसे भी लड़ाई लगे, ट्रेनिंग हो, एक्सरसाइज हो, कूट कूट की देश भावना पैदा हो जाती है कि साला ये हो जाती है। देखो सब इंसान मतलब अपने आप को मोटिवेट किया जाता है कभी कभी, अगर हम हरासमेंट हो गए, ये जिंदगी कुछ देर के लिए होती है। अगर यहाँ पर हम रहते हैं गांव घर में कहीं भी रहते हैं तो यहाँ ज्यादा किसी का एक्सीडेंट हो रहा, कोई बीमारी से मर रहा, कोई किसी से मर रहा, एक दिन तो मतलब हमको जो ना इसके प्रति तो देश के प्रति हम क्यों ना अपनी ईमानदारी बताएं कि अगर जान भी देना तो देश के प्रति जान। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसके बाद जब हम आ जाते हैं तो हमारे अंदर देश की प्रति भावना होती है। अच्छा, ये फौजी और सिविल में ये अंतर है, मैं जो आप लास्ट पॉइंट जो मेरे को बोले बता देता हूँ कि फौजी आदमी होता है ईमानदार जी, और फौजी आदमी होता है कर्मठ जी, और काम करने वाला मेहनती आदमी होता है।
तो वो अपनी मेहनत की कमाई करता है, ये करता है, और उसके अंदर वही रहता है कि मैं अगर झूठ नहीं बोलता हूँ, अगर मैं अपना सही काम कर रहा हूँ। तो सिविल में क्या होता है, माहौल ये है कि सिविल में कितने प्रकार की राजनीति है, हर लोग झूठ बोलते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, या जिसको बोलो कि और भाषा में मतलब एक दूसरे को भड़काना, मतलब एक दूसरे के लिए डाउन, ये दुनियादारी चलता रहता है। तो इसमें फौजी आदमी को शिफ्ट होना बड़ा मुश्किल होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो काफी टाइम लग जाता है, मतलब इसमें शिफ्ट होने माहौल समझने में। क्योंकि हम अभी आए फौज से, हम अपनी फौज को उसमें कि अगर हम तो सर आपसे बातचीत करेंगे, आपसे मतलब सोचेंगे कि हम तो अपनी तरह सोचेंगे कि हम तो यार ईमानदार हैं, या हमने आपसे अपना समझते हैं, लेकिन आपके दिल में एग्जाम्पल फॉर कि आपके दिल में पता नहीं हमारे प्रति क्या है। जी जी। तो उसको टाइम लगता है समाज में मिलने से, पहले धीरे धीरे रहेगा, अपना माहौल देखेगा, फिर लोग वो पहचानेगा कि ये लोग कैसा है मेरे प्रति, मतलब इसका नजरिया हो सकता है मुझे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो देखो कठिनाइयां तो आती हैं सिविल में सेट होने से, सिविल का माहौल ही अलग होता है। यहाँ का माहौल आपने देखा होगा, आजकल नई जनरेशन है, तो जिनके अंदर जो पढ़े लिखे हैं, आजकल तो काफी अच्छे लड़के हैं पढ़े लिख करके अपना जॉब ढूंढ रहे, नौकरी ढूंढ रहे, कुछ न कर रहे। कुछ गांव देहात में हैं जो कि मतलब उन्होंने छोटे से गुटखा खाना शुरू कर देना, ड्रिंक करना शुरू कर देना, ताश खेलना शुरू कर देना, अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं करना, तो ये सारे हो जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि इसी समाज से लोग निकलते हैं और एक छोटी उम्र में सेना में जाते हैं, और समाज ही चाहता है कि वो सेना में जाए, देश की सेवा करें, उसके लिए वो अनुशासन सीखते हैं। लेकिन जब वही लोग सेवानिवृत्त होकर समाज में वापस आते हैं, तो देखिए उसी समाज में पुनः शामिल होने में उन अनुशासित लोगों को कितनी कठिनाई होती है। ये एक प्रकार से बड़ा संदेश है समाज के लिए कि जिन लोगों के द्वारा आप सुरक्षित होते हैं और जिन लोगों के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, जब वो आपके बीच में आए तो उनका आदर करें, उनके अनुशासन से अपने जीवन में अनुशासन सीखें। और जो इतना लंबा समय देश की सेवा में, आपकी सेवा में उन्होंने बिताया है सेना में, तो उससे उनके अनुभव से हम सीख सकें, अपने जीवन को बेहतर बना सकें। जिनके प्रति हमारी इतनी श्रद्धा है, हमको ऐसा महसूस ना हो कि हमारे वजह से या कोई ऐसा हमें टोके कि हमारी वजह से उनको कोई कठिनाई हो रही है, बल्कि जब वापस वो लोग आए तो उनको महसूस हो कि उन्होंने देश की सेवा की है और देश के लोग उनके प्रति कृतज्ञ हैं। ये बहुत बड़ी बात भाई साहब आपने बताई है, और ये बहुत ज़रूरी बात है समाज के लिए। हमारे सामने महेश यादव जी बैठे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे सेवानिवृत्त हो जाते हैं लोग, किसी की 20 साल जॉब है, किसी की 24, किसी की 30 साल, तो गवर्नमेंट सर्विस में इतने दिन रहने के बाद ऐसे क्या क्या ऑप्शन गवर्नमेंट आपके लिए छोड़ती है, क्योंकि बाकी की लाइफ भी गुजारनी है और काफ़ी कठिनाई होती है, क्योंकि उस जॉब से वापस आना, फिर नई जॉब देखना या अपना कोई रोजगार करना, हम क्या करें क्या ना करें, फैमिली को देखना है, तो गवर्नमेंट क्या क्या विकल्प आपके लिए छोड़ती है, इसके बारे में जरा आप बताइएगा। सर गवर्नमेंट तो जैसे हम लोग, मैं ही शॉर्ट सर्विस में आ गया था, मान लो 16 साल में आ गया था मैं जी। कुछ घर की परेशानियां होती हैं, घर में अकेला जी। एक्चुअल मेरे भाई थे वो एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे को घर की ज़रूरत थी जी। और सेना में मैं 6 साल और करता, मान लो जी। 26 साल तक होती है हवलदार की जी। मान लो 10 साल 16 साल मैंने की, 10 साल और करता, जी। तो मजबूरन ऐसी कई समस्याएं हो जाती हैं सर कि मजबूरन आनी पड़ती है। घर की भी ज़रूरतें देखनी है हमने, क्योंकि हम समाज से भी जुड़े अपने घर परिवार से, तो शॉर्ट में आने पे काफ़ी दिक्कतें होती हैं सर, क्योंकि मैं 19 साल में भर्ती हुआ और 34 साल 35 साल में घर वापस आ गया था। इस एज में कुछ लोग तो मेरे साथ वाले जॉब ही ढूंढ रहे थे जी। तो काफ़ी दिक्कतें हुई उस टाइम की, भाई जो पैसा मिला थोड़ा बहुत घर बनाया, घर के बाद फिर और भी बच्चे बड़े होते हैं, उस टाइम काफ़ी ज़रूरतें होती हैं सर, तो गवर्नमेंट से कुछ परसेंट ही खुदपुर सैनिक लग पाते हैं, बाकी जो संविदा कर्मी है, जैसे अभी मैं विद्युत विभाग में कर रहा हूँ और मेरे सारे सर लोग भी कहीं ना कहीं जॉब से रिलेटेड हैं। अब जैसे हमारे अध्यक्ष जी हैं, ये अपनी पूरी कलर सर्विस करके आए जी। पूरा टाइम दे के आए हैं, तो फिर इसके बाद इन्होंने
जॉब की, क्योंकि बच्चे सेटल हो गए, एक बच्चा फौज में हो गया, जैसे जी बच्चों की शादियां कर ली, तो अब फ्री है, मान लो अपनी जिम्मेवारियां मुक्त हो गए। अभी जैसे मैं हूँ, तो मैंने अभी हरिया एक मेरी अपनी बेटी की शादी की, तो जो सेना से मैं लेके आया था वो तो सब खत्म ही हो चुका था। मैं समझता हूँ। हाँ, मैंने अपनी फिर मतलब मैंने फिर एक से गिनती स्टार्ट की शुरू से, कि फिर मैंने अपना, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि एक तो समाज में इतने साल वो हमारा समाज का कल्चर ही बन जाता है, क्योंकि सेना में डिसिप्लिन ही मायने है, और डिसिप्लिन हमें यहाँ तक कि हर चीज में मेंटेन करना होता है। आपकी बैग जूते से लेके ड्रेस पहनने से लेके आपकी सिर की कैप तिरछी तिरछी नहीं होनी चाहिए, बेल्ट का कैप, मतलब हर चीज से डिसिप्लिन होता है आदमी। तो यहाँ समाज में आने में उसको काफी वक्त लग जाता है सर, बिल्कुल क्योंकि समाज में 4-5 साल तो मेरे को अपने तालमेल में बिठाने में लग गया समाज को सर। बिल्कुल। तो उस टाइम मैंने काफी मतलब परिस्थितियों से जूझा। कभी भाई पेंशन आया तो पिताजी से भी नहीं मांग सकता पैसे, तो अपना जैसे तैसे मैंने किया उस टाइम से। फिर मैं और भी व्यवसाय किए, मान लो साइड बिजनेस की, अपनी जॉब की, फिर धीरे धीरे अपनी ये दिक्कतें आती है। मैं सरकार से गुजारिश करना चाहूँगा कि जैसे हमारा पूर्व सैनिक कल्याण निगम है जी, बीच बीच में क्या होता है कि सर हमारे ये ठेके पे चलता है, मतलब टेंडर जी पूर्व सैनिक कल्याण निगम। माननीय रक्षा मंत्री मुलायम सिंह जी यादव थे उस टाइम पे, उन्होंने पूर्व सैनिक कल्याण निगम खड़ा किया था इसी वक्त के, कि जो नई एज में लड़के सेना से रिटायरमेंट आ जाते हैं तो उनकी घर की जिम्मेदारियां बड़ी होती हैं सर। तो स्वाभाविक है वहां से आने के बाद यहाँ कुछ हद तक अपना जॉब जैसे हमने कर लिया तो अपना गुजारा कर सकते हैं, कुछ पेंशन मिलती है सर, कुछ इससे मिलता है, तो अपना गुजारा चल जाता है। और बच्चों की शादियां करनी है तो थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा करके अपना बच्चों की शादियां भी निपटाते हैं। इसी से संबंधित एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपने ये परिस्थितियाँ बताई कि अगर बहुत लंबी पूरी सर्विस नहीं है, किसी भी परिस्थिति पर समय जो है वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना पड़ता है, जी तो ऑफ कोर्स सिविल लाइफ में आने के बाद पैसे की दिक्कत तो होती है, परिवार का भरण पोषण करना है। तो अभी सरकार ने जो अग्निवीर योजना चलाई है, वो उसका पर्पस कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि देश को, पूरे देश को अनुशासित करना है। जो पीढ़ी है वो कुछ वर्ष सेना में रह करके अपने जीवन को अनुशासित बना सकती है, और प्रत्येक व्यक्ति देश सेवा के प्रति जागरूक होगा, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन एक बार व्यक्ति जॉब में चला जाता है तो जॉब की भी अपनी रूल्स, स्टैंडर्ड, पॉलिसी होती है, जो एक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है अंदर, फिर और थोड़ा इनकम भी, हमारी सैलरी भी होती है, तो उसका लाइफ एक लेवल ऑफ कंफर्ट में चला जाता है। तो 4 साल के बाद क्या आपको लगता है कि वास्तव में उसकी लाइफ इजी होगी और वो दूसरी नौकरी उतने अच्छे से पा सकता है, या सर्वाइवल में उसको फिर कठिनाई होगी? ऑफ कोर्स कुछ उसमें अच्छाई तो ऑफ कोर्स है देश सेवा के पर्पज से, पर रियल में आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना किस हद तक यह जो है ठीक है, इसको किस हद तक लोग मतलब किस नजरिए से देख रहे हैं? मैं अपना नजरिया बताऊं सर, मैं अग्निवीर योजना को बिल्कुल फ्लॉप योजना मानता हूं। मैं अपनी खुद की दृष्टि बता रहा हूं, मैं जो अपने भाव से अपना कह लो, मेरा अपना विचार कह लो जी, मैं सबका तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपने विचार से कह सकता हूं कि अग्निवीर योजना बिल्कुल फ्लॉप योजना है, सेना को निष्क्रिय करने वाली योजना है सर। ओके जी सर, मैं आपको 11 पॉइंट बता रहा हूँ। अभी आपने पंजाब के एरिया में आपने सुना होगा किसी सोशल मीडिया के माध्यम से कि जो अग्निवीर अभी खत्म हो गया था उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। सिविल एम्बुलेंस लेके आपके घर पे डेड बॉडी रख जाते हैं, ना तो आपको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, ना आपको सम्मान की दृष्टि से कोई मिलता है, ना ही आपको कोई पैसे। एक बार संसद में बहस चल रही थी कि 1 करोड़ रुपए मिलेगा, 1 करोड़, ये सब केवल फ्रॉड है सर। आप जो भी अग्निवीर अभी शहीद हुए हैं उनके आप घर पे स्टडी करके पूछ सकते हैं, किसी एक बंदे को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, ना उसको कुछ उसके फैमिली को कुछ पैसे जो बोला जाता है कि शहीद को 1 करोड़ रुपए मिलता है, ये केवल हवा हवाई है सर। सेना एक्चुअल में विश्वास करती है सर,
सेना सेना के प्रति समाज का हमारा एक नजरिया होता है जी, बिल्कुल। जिसके हमें समाज से अलग रखता है। जैसे कि आज आपने हमारे सभी साथियों को हमारे यहाँ बुलाया है, आपके दिल में सम्मान है सर, जी दिल में सम्मान है। समाज हमें सर ऊपर बैठा के रखता है, जी बिल्कुल। क्योंकि तभी हम इस देश सुहाना से प्रेरित होते हैं ताकि हम दुश्मन से लड़ सकें। जी correct। क्योंकि हमें ये विश्वास होता है कि हमारे ना होने के बाद हमारे परिवार की देख रेख हमारा देश करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर कहीं ना कहीं हमारे बीच में अगर आप किसी लड़ाई के तौर पे जा रहे हैं, अगर आपका परिवार ही सुरक्षित नहीं है तो आप परिवार की तरफ ध्यान देंगे और देश की तरफ भी। आपका मन बटा रहेगा सर। बिल्कुल, एक हमारा मनोबल नहीं कम हो जाता है यदि बिल्कुल। हम परिवार से निकल करके पूरे देश को अपना परिवार मान के उसकी सेवा में जा रहे हैं। जी। तो देश की भी जिम्मेदारी बनती है कि आपके प्रति श्रद्धा रखें, बिल्कुल। उनके परिवार की सुरक्षा करें, देखभाल करें। जी। और आपने जो ये कड़वी सच्चाई बताई है, ये बड़ी आश्चर्यजनक है कि सेना में यदि कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है, ऐसा मेरा अपना मानना है कि अपने व्यक्तिगत जीवन से जो कुछ भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में करते हैं वो तो स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति हर जीव करता है, लेकिन सामाजिक भाव से यदि हम अपने दहलीज के बाहर एक कदम भी रखते हैं तो वो एक समाज सेवा है, उसके लिए वो व्यक्ति बंधनीय हो जाता है, आदरणीय हो जाता है और समाज उसका ऋणी हो जाता है। तो जब समाज सेवा के भाव से, देश प्रेम के भाव से कोई व्यक्ति 4 साल 5 साल 10 साल सेना में रह करके अपने जो है जान की परवाह किए बगैर कोई भी स्थिति में जो है देश सेवा करने के लिए तैयार है, तो उसके प्रति श्रद्धा निश्चित रूप से होनी चाहिए। और यदि उसको ऑनर नहीं मिलता है और उसके परिवार की देखभाल नहीं होती है तो ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और मैं भी इस पे और रिसर्च करूंगा कि क्या वास्तव में ऐसा है। और इस मंच के माध्यम से, हमारा इतना बड़ा मंच तो नहीं, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये प्रार्थना करता हूँ सरकार से कि जिस प्रकार से समाज सेवी लोग भी होते हैं वो भी एक आशा करते हैं कि हम समाज में सेवा कर रहे हैं तो उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति एक सहानुभूति की भावना तो कम से कम समाज में रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो परिवार की सेवा कर रहे हैं। तो सेना हमारे लिए एक प्रकार से सर्वोपरि है और वो हमारे आदर्श हैं और उनको देखकर ही हम समझते हैं कि अनुशासन ऐसा होता है। तो निश्चित रूप से उनका सम्मान तो होना ही चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए। मैं कुछ 1-2 सवाल और भी हैं, मैं चाहता हूँ आप जो नई पीढ़ी है उसके लिए। अग्निवीर वालों को ना तो कोई इनको वो मिलता है, ना पेंशन मिलती है, जबकि एक विधायक चाहे 4 बार बन जाए तो 4 बार पेंशन मिलती है, चाहे 1 दिन के लिए बन जाए, जबकि उसकी कोई शिक्षा नहीं है, कोई शिक्षा नहीं है। और उसको क्या है कि 10 बार बनेगा तो उसको पेंशन मिलेगी। ये जान से भी खेल रहा है, इसको कोई पेंशन नहीं है और उसकी लाइफ और खराब है। 4 साल में न तो वहां का रहेगा और न वो यहाँ का रहेगा। 4 साल में उसका पढ़ाई का जो लाइन है वो टूट जाती है। जी बिल्कुल। फिर यहाँ आकर के उसको ना कोई नौकरी मिलेगी, क्यों? जो रात दिन पढ़ने वाला स्टूडेंट वो फाइट नहीं कर पाता। जो 4 साल के लिए चला गया, वापस आ गया, आने के बाद वो चप्पल चटकाया और कुछ नहीं। ये एक टोटली ही इन्होंने भविष्य बर्बाद किया है नई पीढ़ी का। सर इसमें ऐसा है, ये आर्मी को डिमोट करने वाला काम है। डिमोटिवेशन इसलिए हो गया कि अग्निवीर चलाती है। अग्निवीर वाला जो लड़का जाता है, देखिए वो 20-21 साल में जाएगा और अगर 4 साल सर्विस करेगा वो, तो उसकी जो सर्विस की लाइफ है ना, कि कोई सर्विस ज्वाइन करना है तो उसकी अपडेट उसमें एज लिमिट से ऊपर निकल जाएगा, तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो ना तो आर्मी का रहेगा वो, क्योंकि आर्मी में उसको 4 साल बाद रात मार के भगा देना, ना उसको पेंशन है, ना उसको बेनिफिट है, ना उसके आर्मी के कोई बेनिफिट है। और वो एक जो अग्निवीर का, मैं बता दूं आपको, अग्निवीर का जो बंदा है वो एज ए लेबर की तरह काम करता है। ये प्रैक्टिकल है, सही मेरे साथ ही है। इनके तो जो अभी आ रही पेंशन, अग्निवीर वाला अगर जाएगा, किसी लेबर बोलता है कि मेरा 6 बज गया, मेरा काम खत्म, 5 बज गया, मेरा काम से जाना है, तो जबकि सेना में ऐसा नहीं होता है। 24 घंटे, अगर आपको रात के 12 बजे भी उठाया जाएगा तो आप बंदूक लेके हम लोग आर्मी में जब ज्वाइन करते हैं सर्विस, तो हमारा 24 आवर्स हम आज देश सेवा के लिए तत्पर हैं। हमारे को कितने भी टाइम ऑर्डर मिलेगा, हम लड़ाई के लिए तैयार हैं, चाहे ऑर्डर मिले चाहे तैयार है। लेकिन अग्निवीर वाले को बोला जाएगा
6 बज गया बोलेगा मैं कहीं नहीं जाऊँगा, हथियार रख देगा, हथियार उठाएगा, ड्यूटी पे नहीं जाएगा, वो किसी काम में काम नहीं करेगा, क्योंकि वही एज वर्कर लेबर की तरह काम करना हो। सर और वो क्या है 4 साल का उसका बच्चे का जो माइंड डेवलपमेंट होता है, किसी चीज की विशेष तैयारी कर रहा होता है वो, और उसको उठा के अग्निवीर में आप डाल देते हैं, भर्ती हो जाता है, तो उसका लय टूट जाता है सर। ट्रेनिंग में इतनी मेहनत होती है, इतनी मेहनत होती है कि आदमी उठ के पानी पीने में भी अलसाता है सर। रात को अगर आपको एक बार आपको बाथरूम जाना होगा ना, तो आलस के मारे इतना थक जाता है दिन भर की ट्रेनिंग से कि वो बाथरूम के जाने के लिए एक बार सोचता है। तो 4 साल जब नौकरी करके बच्चा आएगा, और एक तो उसको 4 ट्रेनिंग पीरियड में उसको पढ़ाई का तो बिल्कुल एक मात्र भी नहीं, आप सोचो उसका 1 साल का तो ले टूटेगा ही टूटेगा। 1 साल बाद वो इतना मानसिक हरासमेंट हो जाएगा। पहले क्या है सर, सेना में थकाया जाता है, किसी चीज को मादा सहन शक्ति का मादा भरा जाता है उसमें कि इस बंदे में कितनी सहन शक्ति है, अपने बड़े सीनियर का हुक्म मानने की कितनी शक्ति है इसमें। तो उस सहन शक्ति का मादा भरने के लिए इतना ट्रेनिंग से हार्ड ट्रेनिंग की जाती है कि रात में पढ़ाई कर ही नहीं सकता बंदा। मैं आपकी बात से बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि सेना में इस परिस्थिति को जो आप बता रहे हैं ये बड़ी कठिन है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जॉब नहीं है। जॉब का मतलब होता है कि आपका टाइम बाउंड है, आपके कॉन्ट्रैक्ट है और आप उतना करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये सेवा है और इसके लिए आप उस भावना से प्रेरित हैं। यदि कोई परिस्थिति हमारे सामने अभी आ जाती है, तो जैसे मान लीजिए हम सड़क पर चल रहे हैं, कोई गिर जाता है, तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि हम उस संस्कार से जो है पले बड़े हैं, तो हम उसकी मदद करते हैं। और क्योंकि सेना में तो ये संस्कार दिए ही जाते हैं, यही तो उसका अनुशासन है। यदि ये अनुशासन चला जाएगा तो हम दुश्मन से लड़ेंगे कैसे लड़ेंगे सर, हम देश की रक्षा कैसे करेंगे। तो यदि ये परिस्थिति जो आप बता रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और मैं तो खैर इस बैकग्राउंड से नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जानता हूँ, लेकिन यदि ये सच्चाई है तो ये ठीक नहीं है। और इस मंच के माध्यम से हम कहीं ना कहीं शासन प्रशासन से कहेंगे कि इस प्रकार की चिंताओं का संज्ञान लें, योजनाएं इस प्रकार से बनाएं कि जो देश प्रेम की भावना है वो अनुशासन के साथ बढ़े, ना कि बल्कि जो है ये रिस्क पैदा हो जाए समाज में। खैर मैं अपने वो जो 2 सवाल बाकी हैं वो नई पीढ़ी के लिए ही करना चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि यदि देश प्रेम की भावना से या प्रोफेशन के लिए हम सेना ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए किस टाइप की प्रिपरेशन युवा लोगों को करनी चाहिए, उनके अंदर क्या जो है किस प्रकार से उनको मोटिवेट कर सकते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप बताइए। सेना के ज्वाइनिंग के बारे में जहाँ तक है कि आज के बच्चों की ट्रेनिंग में जो देखता हूँ, मैं भी सुबह 4 बजे निकल जाता हूँ घूमने के लिए जी। मैं अपने टाइम की बताऊँ तो मेरे टाइम पे काफ़ी लोग दौड़ते थे, मतलब जिस तरह की वो ट्रेनिंग करते थे उस टाइम की ट्रेनिंग देखते हुए आज मैं देखता हूँ कि यहाँ अभी भी मेरे को बच्चियाँ काफ़ी लोग मिलते हैं दौड़ते हुए, रनिंग करते हैं, एक्सरसाइज। ज़्यादातर आजकल क्या है कि इस मोबाइल ने बिगाड़ रखा सर। मैं इसको एक युवा पीढ़ी का दुश्मन मानता हूँ सर। सुबह आप जाइएगा, मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप किसमें जाते होंगे सुबह टहलने, देखते होंगे सर ग्रुप में छोटे छोटे 14, 15 साल 18 साल के बच्चे ग्रुप में बैठे रहते हैं सड़क पे जी। वहाँ ट्रक भी निकल रहे हैं, आवागमन बहुत हो रहा है और आप गेम खेल रहे हैं, एक दूसरे से चैटिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। कोई माँ बाप ने भेजा बच्चे को उठा के बेटा जाओ रनिंग करके आओ या एक्सरसाइज करके आओ, आप तैयारी कर रहे हैं। तो युवा पीढ़ी को जिसको अगर अपने भविष्य की चिंता होगी तो वो इससे डेफिनेटली दूर ही होगा। मैंने सर अभी तक एक भी बच्चा ऐसा नहीं देखा है जो मैं सुबह घूमने के मैं इसी नहर बाईपास पे जाता हूँ, कोई भी बच्चा इतनी मेहनत कर रहा होगा कि जो आज भर्ती हो सकता है। तो युवा पीढ़ी को मैं कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि बेटा आपका भविष्य सिक्योर है केवल आपकी शारीरिक क्षमता पे। शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जरूरी है और शारीरिक क्षमता आप तभी अपने अंदर ला पाओगे जबकि आप यहाँ बार बार रिवीजन करेंगे उसका, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप
भरपूर दौड़ेंगे, अपना शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, दूध पिएंगे, आप जो भी पौष्टिक चीजें आहार लेंगे, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे, अदरवाइज सफल होना ये बात बिल्कुल सही है कि आर्मी में अपना फिजिकल बॉडी स्ट्रांग होना बहुत आवश्यक है और मेंटली भी आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी परिस्थिति से आपको